नमस्कार। जनमन टाइम्स के जनमन संवाद में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। जनमन संवाद में आज जिस व्यक्ति विशेष से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, ये तो वो मैहर की राजनीति के पुराने चेहरे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, वर्तमान में ये प्रदेश के महासचिव हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष पद, पार्षद और उपाध्यक्ष के पद के रूप में काम कर चुके हैं और इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि इन्हें प्रबलतम दावेदार के रूप में माना जा रहा है। तमाम मुद्दे हैं मैहर विधानसभा चुनाव को लेकर के, तमाम मुद्दे हैं मैहर के डेवलपमेंट को लेकर के, तमाम मुद्दे हैं कांग्रेस की नीति को लेकर के। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदेश महासचिव धर्मेश घई रोमी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनमन संवाद में। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि धर्मेश घई रोमी, चूंकि आप व्यापारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उसके बाद राजनीति और कांग्रेस के लीडरशिप में ये पूरा राजनीतिक सफर आपका कैसा रहा, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, मैं कॉलेज टाइम से 84-85 में विवेकानंद कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, अध्यक्ष। तो उस समय चुनाव डायरेक्ट होता था अध्यक्ष का, तो अध्यक्ष बना। उसके बाद उस समय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उसी समय सबसे बड़ा मुद्दा था कॉलेज को गवर्नमेंट कराना, मतलब सरकारी कराना। तो हम लोगों ने उसकी लड़ाई लड़ी। उस समय चित्रकांत जायसवाल जी शिक्षा मंत्री होते थे, तो उस लड़ाई को लड़के हमने विवेकानंद, चूँकि प्राइवेट कॉलेज था, उसको फिर सरकारी कराया, गवर्नमेंट कराया। तो ये बड़ी उपलब्धि थी उस समय। और फिर वो आज वो सरकारी, आज कई उसमें पार्ट हैं, बहुत आज चल रहा है वो। उसके बाद फिर नगर पालिका के चुनाव मैंने 94 में लड़ा और पार्षद बना, और उसके बाद फिर लड़ा, फिर उपाध्यक्ष बना, फिर जिला योजना समिति में आया। उसके बाद फिर पार्टी ने मेरे को टिकट दी नगर पालिका अध्यक्ष की। मैं नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा 2016 में और 21 तक मैं नगर पालिका अध्यक्ष रहा। उसके बाद फिर पार्टी ने संगठन में मेरे को ले लिया। मैं आज प्रदेश महामंत्री के पद पे हूँ और जब मैं दमोह जिले का प्रभार मेरे पास है संगठन का, तो मैं उसमें काम कर रहा हूँ। एक सवाल और मैं जोड़ रहा हूँ इसके साथ, क्योंकि 6 महीने में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक गलियारों में और मैहर की कांग्रेस की राजनीति में ये चर्चा है कि धर्मेश घई रोमी प्रबलतम दावेदार है। तो अगर पार्टी आपकी कांग्रेस पार्टी आपको दावेदार बनाती है, तो उसके बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल, पार्टी के तो हम सेवक हैं। पार्टी अगर मौका देगी तो पूरी दमखम से हम चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को मैहर की सीट जिता के देंगे। बिल्कुल, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैहर की सीट हम कांग्रेस को जिता के देंगे। क्योंकि आपके अलावा मैहर की राजनीति में चूँकि और भी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं टिकट की रेस में, चूँकि ये चुनावी मौसम में अमूमन तौर पे लगभग हर नेता की ये इच्छा रहती है कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बने। चूँकि आपके अलावा भी बहुत से वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, तो उनकी दावेदारी के बारे में आप कुछ बताएंगे? है, सबकी इच्छा होती है। ये तो जो राजनीति में है उसकी इच्छा होती है कि मैं विधायक बनूं, सांसद बनूं। ये तो नेचुरल एक अपनी अपनी वो है। और मेरे को उम्मीद है कि क्योंकि मैं पार्टी से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूं और पार्टी की सेवा में बहुत दिन से हूं और हमेशा कांग्रेस के हित में, कांग्रेस का बात हम लोगों ने जन जन तक कोशिश की है पहुंचाने की। आज कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी, क्योंकि पिछली बार ही सरकार बन गई थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने जनहितैषी काम बहुत सारे किए थे, पर दुर्भाग्यवश हमारी सरकार नहीं रही और आज उसका कहीं ना कहीं गुस्सा पब्लिक में है। और इस बार जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में है और मुझको पूरी उम्मीद है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार। जैसा आप बता रहे हैं कि 15 महीने की सरकार आई 2018 में, और वो कहीं ना कहीं 15 महीने के बाद वो कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से गिर गई। आपको क्या लगता है उसके पीछे कोई मुख्य कारण रहा कि 15 महीने के बाद ये सरकार ये बैलेंस नहीं बना पाई अपने नेताओं के बीच में? नेतृत्व में कुछ कमी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थित विधायक और मंत्रियों के साथ भाजपा में शामिल हो जाते हैं और भाजपा की सरकार बन जाती है, सरकार गिरा देते हैं। ये अंतर्कलह हमेशा से चलती रही है कि कहीं ना कहीं ये गुटबाजी हो गई या फिर नेतृत्व की आपको कमी लगती है कि इसके पीछे का अभी वजह क्या है?
देखिए, अति महत्वाकांक्षा जो होती है ना, वो आदमी को कहीं से कहीं ले जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चूंकि सीनियर नेता थे और उनको लगा कि मैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हूँ, पर दुर्भाग्यवश वो सांसद का चुनाव भी हार गए। तो कहीं ना कहीं उनके फ्रस्ट्रेशन था उनके मन में, और वो फ्रस्ट्रेशन को करते करते उनके मन में गुस्सा जो भी रहा, जिस चीज़ के लिए रहा नहीं मालूम, आज पर उन्होंने आगे चल के कांग्रेस के साथ जो धोखा किया, वो कांग्रेस उनका तो क्या नुकसान, वो नुकसान हमारे उन कार्यकर्ताओं का हुआ जो बेचारे पोलिंग में बैठकर पोलिंग में लड़ाई लड़ते थे, पोलिंग में वोट मांगते थे, उनका नुकसान मेन हुआ। तो आज भाजपा में जो सिंधिया जी की स्थिति है वो सबसे छुपी नहीं है। आज दगा किसी का सगा नहीं होता। तो आप आज सिंधिया जी तो आपके साथ वो घुटन महसूस कर रहे हैं भाजपा? 100% आज घुटन महसूस कर रहे हैं, और उनको अपनी स्थिति परिस्थिति का आभास हो चुका है कि मैं कहाँ था और कहाँ खड़ा हूँ। रोमी जी, एक सवाल और जोड़ रहा हूँ कि इसके साथ साथ कि चूंकि स्थितियाँ राजनीति जो राजनीति की अगर बात करें तो उसमें असीमित और बिल्कुल अनिश्चित चीज़ें हैं, और अगर कहें कि सिंधिया जी बीजेपी से नाखुश हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, तो क्या ऐसा संभव है, या फिर तमाम मीडिया में खबरों में भी चला कि कांग्रेस में भी कुछ शामिल हो जाए? तो उसके बारे में, चूंकि आप जिम्मेदार पद में हैं, संगठन का काम कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा कुछ है? देखिए, ऊपर के जो है वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जो पार्टी छोड़ के चले गए हैं, हम उनको किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेंगे, स्पष्ट है। और सिंधिया जी को कांग्रेस में लेना तो असंभव है, पर वो बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे हैं आज की डेट में। आज उनका जो कद था, जो अहमियत थी कांग्रेस में, वो बीजेपी में कहीं ना कहीं वो दब के रह गई। तो मध्य प्रदेश में भी तो अगर आप कह रहे हैं कि उनकी अहमियत कांग्रेस में थी, जब वो कांग्रेस में थे, बड़े लीडरशिप में थे, तो कहीं ना कहीं ये हमेशा से देखा गया है कि जिस बात की लड़ाई वो लड़ रहे थे 2018 में, क्योंकि कमलनाथ पीसीसी के अध्यक्ष के पद में भी थे, मुख्यमंत्री भी बन गए, तो कहीं ना कहीं वो अंतर्कलह अध्यक्ष पद को लेकर के, मुख्यमंत्री पद को लेकर के थी। तो कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की ये चूक रही कि एक व्यक्ति 2 पदों में था, अगर उस पद को अगर कहीं और ट्रांसफर किया जाता या किसी भी सीनियर लीडरशिप की तरफ जाया जाता, तो आपको लगता है कि 15 महीने वाली सरकार अब आज वो लगातार सरकार में होती, 5 साल पूरी चलती? नहीं, अध्यक्ष पद तो उनको दिया जा रहा था, अध्यक्ष की कहीं वो नहीं थी। वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, उन्होंने ऊपर नेतृत्व में कहा कि मेरे को मुख्यमंत्री बनना है, उसकी लड़ाई वो लड़ रहे थे। तो मुख्यमंत्री तो भाजपा में भी नहीं बनी। वहां भी वही मैं कह रहा हूं कि कुछ उनको मिला नहीं। वो सिर्फ आज वो किस परिस्थिति से किस परिस्थिति में आ गए, वो उनका दिल जानता है। चलिए, बहरहाल स्थानीय मुद्दों में आते हैं, जो कि आप मैहर से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तमाम चूंकि पिछले 20 सालों से 4 पंचवर्षीय से भाजपा सरकार है, तो क्या चैलेंजेस रहेंगे धर्मेश जी रोमी अगर दावेदार के रूप में आते हैं? क्योंकि तमाम स्थितियां हैं कि कहीं ना कहीं ये छुपा नहीं है कि कांग्रेस में मैहर में भी कुछ अंतर्कलह है। कहीं ना कहीं आप कार्यक्रमों में जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के आप जाते हैं, पर बाकी वो कांग्रेसी उस सक्रियता से नहीं आते, क्योंकि आप बेहद सहज हैं, बेहद सरल हैं, और राजनीति चूँकि एक रास्ता है जो बड़ा कठिन है, वहाँ पे सहजता थोड़ा सा कम हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो कठिनाई और परेशानी आगे बढ़ जाती है। तो कहीं कहीं आपको लगता है कि मैहर में गुटबाजी हावी है? नहीं, कहीं गुटबाजी नहीं है। हमारे सभी लोग सभी कार्यक्रम में आते हैं, बैठते हैं, हम लोग सब बात करते हैं, और कांग्रेस की रीत के बारे में जाकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। सभी लोग जा रहे हैं, जितने हमारे लोग हैं, संगठन के लोग भी हैं, सब लोग जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि स्थानीय मुद्दे वो आने वाले विधानसभा चुनाव में मैहर के लिए क्या होंगे? कि मैहर का विकास पिछड़ गया है, तमाम चीज़ें हुई कि मिनी स्मार्ट सिटी की घोषणा होती है, जिला बनाने की मांग होती है। हालांकि जिला बनाने की मांग भाजपा के समय से है, कांग्रेस की जब सरकार 15 महीने की आई तो कांग्रेस ने चाचौड़ा के साथ साथ मैहर को भी घोषित कर दिया जिला। तो आपको क्या लगता है इस विकास का मॉडल धर्मेश भाई रोमी के पास कुछ है कि मैहर विधानसभा चुनाव में विकास किस तरह का नहीं हुआ है, कांग्रेस सरकार आने के बाद किस तरह का विकास मैहर को मिल जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो मैहर को जिला बनाने का था। ठीक है, मुख्यमंत्री जी शिवराज जी आए थे, उन्होंने घोषणा भी की थी, जब मोतीलाल जी विधायक के चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने घोषणा भी की थी कि मैहर को आप विधायक दीजिए, मैं आपको जिला दूंगा। उसके बाद फिर भूल गए। ये तो घोषणा मुख्यमंत्री हैं, नाम ही है घोषणावीर मुख्यमंत्री। उसके बाद फिर 16 में भी वो आए, उस समय भी उन्होंने बोला यहाँ पर मैहर को एक
दिव्य मैहर गोद लेने की बात की, दिव्य दर्शन एक यहाँ पर एक वीडियो चला था, मैहर को हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और मैहर को स्मार्ट सिटी, मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में हम बड़ी बड़ी सौगातें 1300-1400 करोड़ रुपए का उन्होंने घोषणा की थी। वो घोषणाएं आज आपके सामने हैं। हर की पौड़ी बनाने की बात हो, मैहर स्मार्ट सिटी के बनाने, देवी जी में काम की बात हो, आज कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में ये सब बातें तो हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है जिले का है। कमलनाथ जी जब प्रदेश अध्यक्ष बन के पहली बार आए थे, यहीं से उन्होंने चुनाव अभियान की शुरुआत 17 में की थी। मैं उस समय नगर पालिका अध्यक्ष था। प्रोग्राम हुआ, मैंने उनसे निवेदन किया था कि कमलनाथ जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और आप बनेगी, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मैहर को जिला बनाया जाए। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि धर्मेश, अगर मगर कुछ नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मैहर जिला बनेगा। उसके बाद हमारी सरकार आई, बनी, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया, मैहर को जिला बनाया, चिचौड़ा को बनाया, मैहर को बनाया। पर दुर्भाग्यवश हमारी सरकार नहीं रही, चली गई। उसके बाद उन्होंने उस जो ऑर्डर था उसको शून्य कर दिया। तो ये भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। हमारे कांग्रेस में कमलनाथ जी ने जो कहा वो किया। और भी मुद्दे थे, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा हो, गौशालाओं का मुद्दा हो, हमारे बहनों के लिए 51,000 रुपए देने का मुद्दा हो, वृद्धा पेंशन का मुद्दा हो, ये सब उन्होंने जो वादे किए थे वो किए थे। इसी बातों पे आ रहा था कि कांग्रेस जो योजनाएं लाई 15 महीने की सरकार में, तो तमाम राजनीतिक गलियारों में और तमाम भाजपा के लोगों ने भी ये आरोप लगाए कि कांग्रेस जो बीजेपी के जवाब में जो भी योजनाएं लाती है, तो वो बीजेपी की ही योजनाओं को अपनी पैकेजिंग करके सामने लाती है, चाहे वो तमाम किसान कर्ज माफी की योजना हो। अभी हाल ही में आपने नारी सम्मान योजना लॉन्च की, वो लाडली बहना योजना की जैसे। तो कहीं ना कहीं ये आपको नहीं लगता कि ये वही कॉपी कर रहे हैं, कि वही योजनाओं को कॉपी कर करके पैकेजिंग करके नया। आखिरकार अगर भाजपा के आरोप लगाती है कि लाडली बहना योजना तो पहले हम लाए, महिलाओं के लिए हमने काम किया, इसके बारे में क्या कहें? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो कमलनाथ जी जो योजना लेके आए, 100 रुपए 100 यूनिट, क्या इन्होंने, भाजपा के पास तो शासन था, उन्होंने किया क्या? गौशाला बनाने का काम किया क्या? हमारी जो वृद्धा पेंशन है 300 से 600 रुपए की, हमारी जो बहनों के लिए 28,000 से 51,000 रुपए किया। तो ऐसा नहीं, उसको हमारे जो कमलनाथ जी की सोच जो बहुत बड़ी है, उन्होंने जो नीचे तबके के लोगों को कैसे फायदा पहुंचे उस पर विचार किया और उसको सोचकर उन्होंने आगे बढ़ा। उसी में ये जो लाडली बहना योजना का है, चूंकि 1500-1000 रुपए में ज़्यादा उनका क्या हो पाएगा, तो उन्होंने बोला कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 रुपए देंगे, और जो सिलेंडर की मार पड़ रही है हर परिवार में, 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, उसको हम 500 रुपए का देंगे। तो ये बड़ा एक घोषणा है। उन्होंने बोला मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, ये वचन दे रहा हूँ कि हमारी सरकार आएगी, हम इसको देंगे। आप मैहर विधानसभा के कांग्रेस के लीडर हैं, और चूंकि अब विधानसभा चुनाव तो आने ही वाले हैं, तो क्योंकि आपकी जो व्यक्तिगत छवि है बड़े सरल और सहज है। आपने शहरी क्षेत्र में बड़ा काम किया, आप पार्षद के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में, और फिर 5 साल अध्यक्ष के रूप में काम किया आपने। तो आप शहरों की पूरी समस्याओं को जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। तो चूंकि विधानसभा क्षेत्र चूंकि बड़ा क्षेत्र होता है विधानसभा चुनाव के नजदीक से, तो 115 ग्राम पंचायत, तमाम इतना बड़ा क्षेत्र, तो वहां से कैसे संपर्क बनाए धर्मेश खैरो भी? चूंकि बड़ा क्षेत्र है, चूंकि गांव में ये लोग समझते हैं कि शहर से आया हुआ व्यक्ति चूंकि शहर की समस्या को समझता है, वो वहां संपर्क कैसे साध रहा है, वहां की चीजों को कैसे समझ रहा है, इसके बारे में। देखिए, हम तो शहर गांव क्या, हमारा तो, हम तो सब जगह जाते हैं, सब जगह लोगों के बीच में जाते हैं, बैठते हैं, बातें। आज तो मेरा सब जगह पूरी विधानसभा में संपर्क है। और मैहर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, नर्मदा नदी की दाईं तट नहर का, जो आज 8 साल से सिलिमनाबाद में जो टनल बन रही है, वो भाजपा सरकार ने, उसमें ये घोषणा है कि अगर वो 2024 तक वो नहर
यहाँ पर नहीं आई तो उसका पानी गुजरात को चला जाएगा। ये एनडीसी से एग्रीमेंट है, एनजीटी से। तो मेरा ये कहना है कि हम इसका मुद्दा बार बार उठाते रहे हैं, मैंने ही उठाया इसका मुद्दा, कई बार उठाया इसका, कि उस पानी को हमको वो जो टनल बन रही है उसका काम पूरा किया जाए। आज वो 3 साल 4 साल पहले हमारा यहाँ पानी आ जाना चाहिए था, वो पानी आज 8 साल में नहीं आ पाया। तो हमारे मैहर का किसान, हमारे उचेहरा, सतना, रीवा, अमरपाटन, यहाँ का किसान उस पानी के लिए टकटकी लगा के देख रहा है। अगर वो पानी 4 साल पहले आ गया होता, अगर भाजपा शासन के लोग उसमें ध्यान देते, तो वो पानी आज आ जाता और मैहर का सतना, हमारे किसान भाई आज पंजाब की तरह खेती होती और खुशहाल होते। आज हमारे मैहर में देखिए नहर कहीं भी नहीं है, नहरों का अभाव है। इतने 15 साल के शासनकाल में कोई भी किसानों का, ये जो कहते हैं कि हम किसानों के सरकार, किसानों के हितैषी हैं, तो कहाँ नहर है मैहर में? बताइए ना आप, एक भी नहर का बता दीजिए। नहर जो भी ये है दाइटट नहर वाली, उसी से पानी आना था और वो पानी आज तक ये ला नहीं पाए। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा आज है, उसी को लेकर हम सभी जगह जा भी रहे हैं, गांव में भी जा रहे हैं। हमारे जो अंदरा सर्किल के लोग हैं वो इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, हम उनके बीच में जाकर ये अपनी बात रख रहे हैं। और मुझको उम्मीद है कि अभी ये बनने वाला नहीं है, हमारी सरकार आएगी तो इस पे तेजी लाकर हम वो दाएं तट नहर का काम पूरा करके वो पानी किस तरह जल्दी से जल्दी आए, हम उस पर विचार करें। ठीक है, आपकी सरकार आएगी और आप बड़ा काम करेंगे। ठीक है, आप विधानसभा की उम्मीदवारी कर रहे हैं, ठीक है, और चूंकि ये विंध्य क्षेत्र में या फिर इस पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं चुनाव में जो परिणाम आते हैं या फिर चुनाव जिस मुद्दे पर लड़ा जाता है वो कहीं ना कहीं वो जातिगत समीकरण कहीं ना कहीं उम्मीदवारों पर वो लगाया जाता है कि जातिगत समीकरण, चूंकि यहाँ पे प्रभाव है। तो धर्मेश भाई रोमी, चूंकि आप एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सजाती वोट तो आपको ठीक है, बाकी जो गैर जातियों के वोट हैं उस पर कैसे आप टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाति समीकरण हावी होते हैं विधानसभा चुनाव में। तो कैसे आप इसको ओवरकम करेंगे या फिर क्या ये चैलेंज है आपके लिए? देखिए, मेरे ऊपर कभी भी किसी भी जात पात का मोहर कभी नहीं लगी। मैं तो सबके साथ रहता हूँ, सबके दुख सुख में जाता हूँ, सबकी बात रखता हूँ, सबके हित में काम करने की कोशिश करता हूँ। अभी नगर पालिका का भी चुनाव हुआ तो उसमें मेरे को भी टिकट मिली और एक जाति विशेष के उससे भी टिकट मिली, तो मैं वो 5,000 5,500 वोट से जीता। तो मैहर के लोगों ने कोई जात पात नहीं देखा। ऐसे विधानसभा भी में है, जात पात की कोई बात नहीं है। मेरे को तो हर जात, हर वर्ग के लोग, मैं उनके साथ में रहता हूँ, उनकी बात करता हूँ, और मुझको उम्मीद है कि इस बार मैहर में जात पात नहीं चलेगी। इस बार तो जो जनहित के मुद्दे हैं उस पे जनता वोट करेगी। और अगर पार्टी ने मुझको मौका दिया तो मैहर की जनता जात पात से ऊपर उठकर इस बार मैहर में कांग्रेस का विधायक देगी। तमाम सोशल मीडिया में सवाल भी आते हैं और कहीं ना कहीं एक सुबुगाहट भी है कि कांग्रेस कोई बाहरी प्रत्याशी यहाँ से ला सकती है। आपको लगता है कि बाहरी प्रत्याशी यहाँ आएगा और विधानसभा चुनाव में वो रिजल्ट जो कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही है यहाँ से मैहर से वो मिल पाएगा? सवाल ही नहीं उठता। इस बार पहले पार्टी ने निर्णय लिया है कि, और पार्टी में सर्वे हो रहा है, पार्टी सब तरह से बात करके, क्योंकि इस बार तो करो या मरो की स्थिति है। इस बार तो हमको पार्टी का ये, अब बाहर से इस बार जो ऊपर से आ जाता था, लैंड हो जाते थे और आगे विधायक से चुनाव लड़के फिर चले जाते थे, तो वो अब चलने वाला नहीं है। 3 बार से ऐसा हो रहा है, 13 में भी ऐसा हुआ, उन्होंने दूसरी पार्टी से लेके आए और फिर वो चले गए। फिर बाई इलेक्शन में भी यही हुआ, कांग्रेस ने दूसरी पार्टी से लाए, चले गए। फिर उसके बाद 18 में भी ये हुआ, दूसरी पार्टी से आए, चले गए। तो इस बार ये सब नहीं चलेगा। पार्टी स्तर पे इसका निर्णय हो चुका है कि स्थानीय स्तर पे जो है हमारे लोग काम कर रहे हैं, जो जनता के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं को हम मौका देंगे और उन्हीं को हम मौका देंगे विधायक। धर्मेश भाई रोमी भैया के पास
चूंकि आप रोमी भैया के नाम से बड़ा मशहूर है, उनके पास मैहर के विकास के मॉडल का कोई विजन डॉक्यूमेंट है कि मैहर का विकास इस तरह करूंगा, या ये विकास नहीं हुआ है उनको आगे बढ़ाऊंगा? मैहर में सबसे बड़ा मुद्दा तो जिले का है। हमारी सरकार आएगी तो हम मैहर को जिला बनाकर, मैहर का जिला बनेगा तो ऑटोमेटिक विकास होगा, वैसे ही विकास होगा। दूसरा ये नहर का मुद्दा है। तीसरा यहाँ पर आपका जो बेरोजगारी है, जो 3-3 सीमेंट प्लांट हैं लोकल, जो लोगों को, जो उनकी महबूल ज़मीनें किसानों की ले ली गई हैं, उनको आज रोजगार नहीं दिया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं वो दिक्कत में हैं। उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। स्थानीय लोगों, कमलनाथ जी ने घोषणा भी की थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम 70% लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार में देंगे। तो हम अपने युवा साथियों का, उसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, और स्थानीय स्तर पे जो हमारे प्लांट हैं उसमें लोकल हमारे जो युवा साथी हैं जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़के हम वहाँ पर उनको रोजगार दिलवाने की कोशिश करेंगे। और मैहर में हॉस्पिटल, एक डॉक्टर्स की बड़ी समस्या है। स्कूल हैं पर कॉलेज खुले हैं पर उसका कहीं कहीं ऑपरेट नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है। ऐसी कई समस्याएं हैं। और गांव में कहीं ना कहीं किसान हमारे परेशान हैं हर चीज़ में, उनका मुद्दा है। ये सब आदिवासी भाइयों के पट्टे का मुद्दा है। तो ये बड़े मुद्दे हैं, इनकी लड़ाई हम सब लड़ेंगे। यही तमाम मुद्दों पे स्थानीय विधायक नारायण त्रिपाठी से हमारी चर्चा हुई, तो उन्होंने तो बताया कि तमाम व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, तमाम स्कूलें हैं, तमाम तहसीलों में कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं। और स्थानीय विधायक, इसके साथ एक सवाल और जोड़ रहा हूँ कि स्थानीय विधायक अभी हाल फिलहाल में एक विंध्य प्रदेश का आंदोलन चला रहे हैं और आह्वान भी कर रहे हैं कि अलग अलग दल के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग इस आंदोलन में जुड़े। विंध्य क्षेत्र या विंध्य प्रदेश के बारे में आपका क्या विचार है कि विंध्य प्रदेश बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखिए, विंध्य से ज्यादा जरूरी लड़ाई उनको जिले की लड़नी थी, क्योंकि मैहर की जनता ने उनको चुना था और मैहर की जनता ने बड़ी अपेक्षाएं की थी। उन्होंने वादा भी ये किया था कि मैं मैहर को जिला बनवाऊंगा। पर अगर आज मैहर जिला बनता, वो लड़ाई जो आज विंध्य की लड़ रहे थे, अगर जिला बनने के बाद वो लड़ाई लड़ते तो और बात होती। पहला मुद्दा उनका मैहर था। तो जिला बनाने के लिए तो 15 महीने की जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो वो लगातार चूंकि मीडिया में आता रहा कि कमलनाथ से मिलते रहे, और जब भी उनका इंटरव्यू हुआ है या फिर जब भी मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि हम जिला बनाने के लिए ही कमलनाथ से। अरे आपकी सरकार, वो विधायक बीजेपी से हैं, कमलनाथ जी से क्या? कमलनाथ जी तो अपनी लड़ाई, हम लोग सब बोले, उन्होंने अपनी लड़ाई बात की। आज वो बीजेपी के विधायक हैं भाई, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के इसलिए गए थे। वो जब कांग्रेस से गए थे तो उन्होंने बोला था कि मैहर के विकास के लिए मैं कांग्रेस में, बीजेपी में जा रहा हूं। तो जब बीजेपी की सरकार बनी तो आज वो मुद्दा उनको पहले जिले का लेना चाहिए था ना। जिला की घोषणा हुई पर कलेक्टर क्यों नहीं बैठा? आज वो इसी लड़ाई लड़ते तो कलेक्टर यहाँ पर बैठ जाता, आज विकास होता मैहर का। तो कहीं ना कहीं मैहर के लोगों के सपना जो जिले का था वो अधूरा है। और विंध्य तो बड़े मुद्दे हैं। विंध्य की लड़ाई तो कई बार, कई सालों से लड़ी जा रही है। श्रीनिवास तिवारी जी ने भी लड़ी थी, विधानसभा से पास होकर भी चला गया है। तो और उनके साथ आज बताइए ना, उनके अलावा उनके साथ आज कौन है? कोई भी एक नेता का नाम ले लीजिए, कोई विधायक का नाम ले लीजिए, कोई सांसद का नाम ले लीजिए। इसलिए तो आह्वान कर रहे हैं कि वे तो क्यों नहीं है आज, क्यों नहीं है उनके साथ में? कहीं ना कहीं ये बेबुनियादी बातें हैं। बुनियाद की चीज थी तो मैहर की लड़ाई उनको लड़नी चाहिए थे ना। मैहर की जनता ने बहुत अपेक्षा के साथ उनको विधायक बनाया था, पर कहीं ना कहीं वो अपने मैहर की जनता को अनदेखी किया उन्होंने, और उसका जवाब 2023 में मैहर की जनता उनको देगी। विंध्य प्रदेश के मुद्दे का एक सवाल और भी है। इस सवाल इसलिए क्योंकि वो सीधा सीधा कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। अगर वो अलग विंध्य प्रदेश की पार्टी बनाते हैं जैसा कि इन्होंने कहा, और अलग विंध्य प्रदेश की पार्टी या मध्य प्रदेश के चुनाव में या विंध्य क्षेत्र के चुनावों में, विंध्य जो भी क्षेत्र है उसमें विधानसभा चुनाव में उतरती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका सीधा फायदा है, क्योंकि भाजपा के मौजूदा विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो मार्जिन की जो उम्मीद है, जो भी जीत कर कैंडिडेट आएंगे, अगर कांग्रेस से जो जीत कर आते हैं तो मार्जिन बेहद 5 से 10 हज़ार का होने वाला। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अलग विंध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलने वाला है, इसलिए
विंध्य प्रदेश के आंदोलन को कहीं ना कहीं कांग्रेस भुनाने का काम करेगी आने वाले विधानसभा चुनाव? देखिए, जनता आज बहुत होशियार हो गई है। हम्म। जनता अपने वोट की कीमत जानती है, तो अपना वोट वो वहीं देना चाहेगी जहां पर उसकी सुरक्षा है, जहां पर उसका काम होने वाला है। और आजकल आपने देखा होगा, जो निर्दलीय भी लड़ते हैं, कुछ करते हैं, 1000, 2000, 3000 वोट पाकर बंद हो जाते हैं। पर आज, और इसमें बिंद आज आम पार्टी है, बीएसपी है, ये सब पार्टियां ही, तो अब इसमें अब कितना आप कर लोगे, कितने वोट आप काट लोगे, कितने का कर लोगे? तो ये सब मेरे हिसाब से कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है कि आप 30 सीटों पे लड़ाकर भाजपा और किसी के वोट काट कर और कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये मेरे को तो समझ में नहीं आता। ठीक है। भाजपा का अपना कोर वोट बैंक है, इसे कहीं से छुपा नहीं हुआ, क्योंकि भाजपा लगातार सत्ता में रही। तो महिलाओं का जो वोट, जिस पे वो कांग्रेस पार्टी की रणनीति है कि जिस पर वो टारगेट करे महिलाओं पर, क्योंकि महिलाओं का वोट अंततः जाकर के भाजपा पर अभी तक फिलहाल की रिपोर्ट में आ रहा है कि भाजपा को वोट करते हैं। आपको लगता है ये तमाम योजनाएं जो आप ला रहे हैं, नारी सम्मान योजना आ गई है, आपने फॉर्म, आप लोगों ने, आप संगठन ने फॉर्म भी भरे, पर वो तत्परता सक्रियता कहीं ना कहीं कम हो गई कुछ आते। फिलहाल अभी उसकी कोई अपडेट, कोई अपग्रेडेशन कुछ ऐसा नहीं लग रहा है नारी सम्मान योजना का कुछ भी, कि वो सही से चल रही है, क्या हो रहा है उसमें? नारी सम्मान योजना में हमारे जो सब ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडलम अध्यक्ष हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं, पोलिंग स्तर पे जाकर फॉर्म भरा रहे हैं, और महिलाएं अपने आप निकल के बाहर आ रही हैं और फॉर्म भर रही हैं। और उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमको 1500 रुपये ये पैसा मिलेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो सिलेंडर का है, 1200 रुपये सिलेंडर का था, वो 500 रुपये में उनको मिलेगा। तो आज महिलाओं के बीच में इस चर्चा का विषय है कि कांग्रेस ने जो नारी सम्मान योजना का फॉर्म हम भरा रहे हैं, इसमें पैसा मिलेगा और इसका फायदा कांग्रेस को 100% मिलेगा, ये मान के चलिए आप। ठीक है। धर्मेश जी रोमी क्या तैयारी कर रहे हैं, मतलब विधानसभा चुनाव की चूंकि अब आप समय आने ही वाला है, तो वो क्या चैलेंजेस वो रोज फेस करते हैं, इस क्षेत्र में जाते हैं, क्या करते हैं वो, क्या तरीका है, आपने क्या तरीका अपनाया लोगों से संपर्क साधने का? भाई, हमारे यहाँ अभी तो गांव चलो अभियान था, अभी नारी सम्मान योजना का ये फॉर्म वाला काम भी चल ही रहा है, और भी हम अपने पोलिंग स्तर पे हमारे पूरी कमेटियां बन गई हैं। हम उस पर जैसे ब्लॉक अध्यक्ष है, मंडलम है, सेक्टर है, हमारे संगठन पूरा उसमें काम कर रहा है। हम उसमें उस संगठन के माध्यम से हम पोलिंग में जाकर लोगों की समस्याएं, लोगों के जो दिक्कत है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं। और जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे बिजली की समस्या, आज बिजली के बिलों की बहुत बड़ी समस्या है। आज पहले तो बिजली के बिल भेज देते, अब मैसेज आने लगे, तो जो बेचारों को 100 रुपये 200 रुपये का बिल आ रहा था, आज 1000 रुपये 2000 रुपये आ रहा है। और नहीं देने पे आज कुर्की की जो इनको धमकी दी जा रही है, नोटिस दी जा रही है जेल जाने की। तो ये सब मुद्दे आज कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में है, उसकी हम लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं, उसकी बात भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जनता तो बिजली के मुद्दे में क्या, बिजली के मुद्दे, अगर बिजली का बिल आ रहा था, हम मान लेते हैं, तो बिजली का बिल अगर मैसेज में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डिजिटल डेवलपमेंट है कि लगभग सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल फोन में बिल आ रहे हैं, तो इससे बिल से और बिल आने वाले जो फिगर से उसमें क्या समस्याएं हो रही? गांव के लोग सबके पास मोबाइल नहीं है ना। आज गांव में आप चले जाइए किसी को, अब उनको 1 से 3 महीने 4 महीने पता ही नहीं हमारा कितना बिल है। इकट्ठा उन्होंने जाके वहां पहुंचे कि आपका इतना बिल है और काटने पहुंच गए। सबके पास मोबाइल नहीं है ना। आज भी आप गांव में जाइए तो 50% लोगों के पास मोबाइल नहीं है। ऐसा नहीं कि डिजिटल पूरा हो गया है। तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो आ रही हैं ना। वो जब पता चलता है उनको कि हमारा आज 10,000 रुपये बिल आ गया, 6 महीने 7 महीने बाद वहाँ पहुँचे, आपका ये भैया 10,000 रुपये बिल है, नहीं जमा, आज जमा करिए, नहीं तो हम काट रहे हैं आपके बिजली का बिल। तो वो जो रोना है, जो हमारे गरीब बेचारे लोग हैं, इकट्ठा 10,000 रुपये जमा नहीं कर सकते। अब महीने का होता 1000, 100, 200 रुपये, वो अपना धीरे धीरे करके दे देते थे, बिल आता था उनके पास तो जमा हो जाता था। आज वो बिल बंद होने से कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। धर्मेश जी रोमी चूंकि व्यापारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अब सक्रिय राजनीति में हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के,
प्रदेश महासचिव हैं, संगठन का कार्यभार संभाल रहे हैं दमोह में। तो एक सवाल ये कि जब राजनीति में आते हैं तो राजनीति से व्यापार में कुछ फायदा होता है? मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि व्यापार को सही सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीति में आते हैं, या राजनीति उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि हम राजनीति में आएंगे और सेवा करेंगे? इसके बारे में कुछ बताइए। हम तो राजनीति में, मैं तो कई सालों से हूँ, व्यापार भी चल रहा है। कभी हमने तो राजनीति कैसे दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं? भाई व्यापार अपना है, व्यापार तो चल रहा है। राजनीति हम सेवा के भाव से आए हैं, हम सेवा के भाव में, राजनीति से पैसा कमाना आपके वो नहीं होना चाहिए, आपका एक सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव की इच्छा से आप राजनीति में आइए और सेवा भाव लोगों का करिए। व्यापार अपना है, व्यापार अपना, जो लोग हैं हमारे लोग हैं वो काम कर रहे हैं, काम उसमें चलता रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि व्यापार हम राजनीति में आए तो व्यापार कुछ फायदा होगा, ऐसा मेरा कम से कम ऐसा मानना नहीं है, न मेरी ऐसी कोई सोच है। मैं नगर पालिका में भी रहा हूँ, आप लोग के सामने रहा है। कभी भी कोई भी मेरे ऊपर कभी भी कोई ऐसा दोषारोपण आप बता दीजिए, जबकि वो तो एक काल कोठरी होती है नगर पालिका। कभी मेरे ऊपर कभी भी किसी ने 1 रुपए का अगर कुछ एलिगेशन लगाओ तो नगर पालिका के आप अध्यक्ष के रूप में काम किया, आपने बड़ा काम किया, तो आपको लगता है उन कामों में कुछ ऐसे बड़े काम हैं जिनको आप रेफरेंस लेकर के, वो चीज़ लेकर के आप जब विधानसभा के पूरे ग्राम पंचायतों में जाते हैं तो वो डेवलपमेंट का कोई बात रखते हैं कि मैंने मैहर शहर का इस तरह का विकास किया था? कोई ऐसे बड़े काम जो आपने किए हों? देखिए, मैं जब अध्यक्ष बना तो मेरे ऊपर सबसे बड़ी चुनौती थी, जो मैहर में 17 गांव नए जुड़े थे, ठीक है, उनका डेवलपमेंट करना, उनमें बेसिक जो नीड्स थी, सड़क, बिजली, पानी, ठीक है, वहाँ पहुँचाना, ये बड़ा एक चुनौती थी। क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी, फंड की दिक्कत कहीं ना कहीं होती है, जब सरकार नहीं रहती तो फंड की दिक्कत होती है। तो वो मैंने, आज आप चाहे हरदुआ है, चाहे जितने भी गांव जुड़े थे, तो उनमें आज सड़क बन गई है पूरी। कम से कम 1200-1300 हम लोगों ने खंबे वहाँ पर लगवाए, बिजली पहुँच गई, पानी की जो ट्यूबवेल से हमने पाइपलाइन बिछवाई। तो बेसिक जो समस्याएं थी वो पूरी करने की कोशिश की। आज मैहर में सब्जी मंडी की समस्या थी, नई सब्जी मंडी मेरे कार्यकाल में बनी। मैहर में 3 तालाबों का उन्नयन हुआ, आपका सनकुटा है, गर्भदा है, बाबा तालाब है, तीनों को सौंदर्यीकरण हुआ। तो बाकी रोडों के काम, तो ये सब खाता लेके आप विधानसभा में जाएंगे और क्योंकि अपने डेवलपमेंट का आप प्रेजेंटेशन करेंगे। बातें हमने मतलब शहर में किया है, काम किया, हमारी परिषद ने काम किया है। तो वो कहीं ना कहीं ये समस्याएं, मतलब जो समस्याएं थी लोगों की, वो हमने दूर करने की कोशिश की है। और नगर पालिका में पूरी लगन और मेहनत से काम हुआ है और लोगों के काम हुए हैं। लोगों की समस्याएं थी, रोज की समस्याएं होती हैं। आपका गरीब रेखा का कार्ड है, प्रधानमंत्री आवास था, ये सब समस्याएं थी। हम लोगों ने, हमारे यहाँ तो 17 से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास हमारे यहाँ सैंक्शन हुए थे उस समय में। तो वो सब काम हुए हैं, तो सब लेके हम तो धर्मेश भी जाएंगे। आने वाले समय में अभी फिलहाल कुछ दिनों बाद कोई आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, या कोई आंदोलन, कोई ऐसे कैंपेनिंग की तैयारी आपने शुरू कर दी है या शुरू करने वाले हैं? क्योंकि इसके साथ एक चीज़ और जोड़ रहा हूँ, ये मेरा प्रश्न है कि तमाम जनता भी पूछती है, और ये भी है कि आपने एक आंदोलन मैहर में रोपवे के प्रबंधन पे किया, किराया वृद्धि को लेकर के बड़ा आंदोलन किया आपने। उस पर कोई विचार नहीं हुआ? उस पर कुछ आगे आया क्या? उसका कोई सॉल्यूशन निकला? और उसमें एक आपके ऊपर एक आरोप भी बढ़ा गया कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों की तरफ से कि उसमें कुछ जाति व्यक्ति, कुछ ऐसे समुदाय के लोग पहुंचे वहां पे तोड़ फोड़ की। उस बारे में क्या कहेंगे? उस आंदोलन का क्या कुछ सॉल्यूशन निकला है रोकने? देखिए, हमने अपनी बात रखी, क्योंकि किराया 115 से 150 रुपए कर दिया गया, मतलब 30% किराया बढ़ाना जायज है क्या? जायज नहीं है। ये धार्मिक संस्थाएं हैं, यहाँ पर तो आप ये सेवा भाव होना चाहिए। यहाँ हम यहाँ व्यापारी के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। अर्जुन सिंह जी ने ये रोपवे जब लगवाया था तो ये उस समय ये सोच के साथ लगवाया था कि जो हमारे दूर से दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको सुविधा मिलेगी। उनको ये नहीं अंदाजा था कि इसमें यहाँ लूट खसोट होगी। जो रोपवे के प्रबंधन से मिलकर यहाँ पे स्थानीय प्रशासन और यहाँ के भाजपा के लोग जो सब अचानक ये सब किराया, वही हिंदू संगठनों का एक
आया कि उन्होंने विरोध किया कि भाई आप एक कुछ समुदाय विशेष के लोगों को ले जाते हो? नहीं, कोई सभी लोग थे वहां पर, तो सब थे, दिलीप मिश्रा जी सभी लोग थे वहां पर, सब समुदाय के लोग थे, कोई वर्ग विशेष के लोग तो थे नहीं। ठीक है, चर्चा को हम आगे ले जाते हैं और अपने आखिरी सवाल तक पहुंचते हैं कि धर्मेश घई रोमी अब विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं और टिकट के लिए तैयार है। तो अगर ये टिकट हाथ से फिसल कर आपके ही कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता या किसी और नेता को जाती है, तो क्या धर्मेश घई रोमी उसी तत्परता उसी सक्रियता के साथ काम करेंगे? देखिए, मैं तो पहले भी टिकट की मांग कर रहा था, नहीं मिली तो जिसको टिकट मिली हम उसके साथ, जिसको टिकट मिलेगी आप उसके साथ। 100%। हमको तो, हमारा तो लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, और जब विधायक होगा तब तो सरकार बनेगी, तो जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसके साथ में तन मन धन से रहेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से विधायक जीते और सरकार बनने वाली, सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार बने। हमारा मुद्दा, सरकार बनेगी तो हमारा तो बनने वाली है क्या सरकार? 100% बनने वाली है। ये तो माहौल बता रहा है, आप तो जन जन में हर जगह आज ये कहीं ना कहीं शिवराज जी के खिलाफ माहौल है, बीजेपी के खिलाफ माहौल है, बीजेपी के लोगों में भी खलबली है। आरएसएस के लोगों को जो सर्वे है उसमें कह रहे हैं कि 70 सीटें आ रही हैं सिर्फ बीजेपी की। तो बिल्कुल 100%। उस दिन राहुल गांधी जी ने भी बोला कि मध्य प्रदेश में 150 सीटें आ रही हैं, तो मतलब ये कहीं ना कहीं सर्वे की रिपोर्ट उनके पास भी है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बन रही है, और धर्मेश घई विधायक बन रहे हैं। मेरे को मौका मिलेगा तो बिल्कुल, मैं कांग्रेस अगर पार्टी मौका देगी तो मैहर से भी कांग्रेस का विधायक बनेगा, ये मान के चलिए। और धर्मेश घई विधायक बन जाएंगे, जिसको भी टिकट मिलेगी वो विधायक बनेगा। ठीक है धर्मेश घई जी, आप हमारे साथ जनमन संवाद के कार्यक्रम में शामिल हुए, तमाम मुद्दों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो ये तो थे हमारे साथ आज धर्मेश घई रोमी भैया, जो कि प्रदेश महासचिव हैं, और तमाम मुद्दों पर बात की, विधानसभा चुनाव को लेकर बात की। टिकट जिसको भी मिली मिलेगी, धर्मेश घई रोमी भैया उनके साथ आगे आकर के काम करेंगे, और अगर इनको टिकट मिली तो ये निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। जनमन संवाद में हम आने वाले एपिसोड में आपके बीच से ही व्यक्ति विशेष को ला करके चर्चा करेंगे, और हम आपसे सुझाव मांगते हैं कि आप अपने बीच से किस व्यक्ति विशेष को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, कला से हो, राजनीति से हो, शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो, आप किनको इस मंच पर देखना चाहते हैं, हमें ईमेल और मैसेज के थ्रू आप भेज सकते हैं। हमारे जनमन टाइम्स चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज के जनमन संवाद में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज।